हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था पीएचडी टू एचटीएमएल कन्वर्जन विद बूटस्ट्रैप 5 और ये इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से थोड़ा लेट वीडियो लाने में। सेकंड सेक्शन इस मॉड्यूल पार्ट को काम करेंगे, थर्ड सेक्शन अबाउट अस पे काम करेंगे, फोर्थ सेक्शन टेस्टिमोनियल और फिफ्थ फुटर। इस पे हम लोग वर्क करते हैं। पहले से हम लोग डेस्कटॉप वर्जन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसका मोबाइल वर्जन पे वर्क करेंगे लाइक दिस, और फिर हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। और मैं बता दूं दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं सोर्स फाइल शेयर कर दूंगा। आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप लोग डाउनलोड भी कर पाएंगे सोर्स फाइल, ताकि आप लोग उसे और अच्छे से समझ पाए। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो हम लोग को नेक्स्ट सेक्शन बनाना है, तो हम लोग इसके लिए एक सेक्शन टैग सबसे पहले लेते हैं। सेक्शन। अब बूटस्ट्रैप का जो प्रिंसिपल है, हम लोग जानते हैं कि सेक्शन के बाद हम लोग को पहले एक कंटेनर लेना है। बट उससे पहले हम लोग देख इसका बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड वाइट है, तो हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग इस सेक्शन में वाइट कलर तो बाय डिफॉल्ट ही है। और इसके बाद हम लोग एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर के अंदर हम लोग को दो रो चाहिए। फर्स्ट रो में मेरे पास ये दो टेक्स्ट आ जाएगा, और सेकंड रो में मेरे पास एक दो तीन, हम लोग उसमें तीन कॉलम बनाएंगे। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं इसे हम लोग कैसे इसका स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करते हैं विथ बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पे क्योंकि हम देख सकते हैं एक कंटेनर में तीन कॉलम है, एक दो तीन, तो इसके लिए हम लोग कोल 3 यूज करेंगे। अगर हम लोग को एक ही रेशियो रखना है मोबाइल तक, अगर हम लोग को रेशियो चेंज करना है, मैं चाहता हूँ मोबाइल में ये 100% पे हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे कोल MD3 लेंगे, ताकि MD मिडिल डिवाइस तक अपना जो भी स्ट्रक्चर है उसे सस्टेन करे, और मोबाइल में आने के बाद ये 100 तक फैल जाए। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं, बनाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कैसे ये होता है। हम लोग सेक्शन लिए, इसके बाद हम लोग एक कंटेनर क्लास लेंगे एक डिवीजन में। कंटेनर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसमें एक रो लेंगे। फर्स्ट रो में मेरे पास दो टेक्स्ट आएगा। फर्स्ट टेक्स्ट हम लोग लेते हैं, मैं एक डिव बना लेता हूँ, और इसमें क्लास लगाता हूँ मैं। इसका नाम हम लोग दे देते हैं टाइटल टेक्स्ट। और पैराग्राफ, जहाँ पे टेक्स्ट है, इसे हम लोग आईब्रो टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक आईब्रो है टेक्स्ट के ऊपर। Ctrl+C। और इसके बाद हम लोग ये हेडिंग पार्ट लेंगे। हम लोग इसे H1 में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हर एक पेज में सिर्फ एक ही H1 होता है, जो कि हम लोगों ने बैनर में यूज किया था। तो हम लोग इसे H2 देंगे। और हम लोगों ने पहले से ही डिफाइन कर रखा है H1 H2 H3 कितने बड़े बड़े जाएंगे। मैंने 77 पिक्सल का दे रखा था H1 को, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड 77 है। और ये जो था ये 45 पिक्सल का है, और S3 30 पिक्सल का है, पैराग्राफ 15 पिक्सल का है। तो पहले से ये डिफाइंड है, मैंने पहले डिफाइन कर रखा था स्ट्रक्चर में H1 H2 H3 H4 H, और ये पैराग्राफ H6 तक हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बट अभी मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने H4 तक ही यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, और H2, Ctrl+C, Ctrl+V। ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से ब्रेक हो, तो हम लोग एक VR भी डाल सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और ये दोनों के दोनों सेंटर में, सेंटर ऑफ द पेज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस ये जो हम लोग क्लास बनाया है, ऑलरेडी क्लास आता है टेक्स्ट सेंटर करने के लिए। और अगर नहीं तो हम लोग इस क्लास से भी अपनी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। CSS में आते हैं, हम लोग एक और यहाँ पे कमेंट बनाते हैं, कंट्रोल/ इसका शॉर्टकट होता है। और हम लोग इसमें दे देते हैं नेम मॉड्यूल पार्ट। ओके। और हम लोग फिर एक और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करते हैं।
एंड ऑफ। ओके, हम लोग ने क्लास जो बनाया था टाइटल टेक्स्ट डॉट, अब हम लोग प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले मुझे क्या रखना है, टेक्स्ट सेंटर उसमें। ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर काफी होगा। हम लोग इसे रन करते हैं, हम लोग नीचे आ चुके हैं। सी, ये दोनों सेंटर में आ रहे हैं। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस गैप कितना है और कलर कौन सा है, ये सब हम लोग को देखने के लिए मौका को देखना पड़ेगा। हाँ फ्रेंड, एक चीज मैं और आप लोग बताना चाहूंगा, मैंने यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड डाला था ताकि ये अभी 100% बनाए, बट हम लोगों ने जो मॉकअप बनाया है उसमें हम लोग 1920 के लिए बनाए हैं। ये 1920 है और 1920 में यहाँ पे कंटेनर है, तो मेरा जो मॉनिटर है वो 1366 का है। तो 1920 अगर मैं करके दिखाऊं आपको, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं और 1920, इस रिजोल्यूशन के लिए मुझे यहाँ पे कंटेनर चाहिए। तो मुझे यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड की जगह पे मैं कंटेनर एक्सेल करता हूँ। कंटेनर एक्सेल का मतलब होता है कि ये 1200 के बाद से ये 1200 एक्सेल, कंटेनर एक्सेल का मतलब है फ्रेंड कि मिनिमम 1200 से स्टार्ट होगा और 1200 के नीचे ये 100% पे फैल जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेल की जगह पे हम लोग अगर LG दे दें तो इसका मतलब होता है ये 992 तक ये सस्टेन करेगा, उसके नीचे से फिर ये 100% पे हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे MD दे दें तो ये 768 तक सस्टेन करेगा, फिर 100% हो जाएगा। बट हम लोगों को 1200 के नीचे 100% पे चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एक्सेल यूज करते हैं सी, यानी कि 1200 तक ये सस्टेन करेगा। देख सकते हैं आप कि अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ आप दिखा रही है मैक्स विथ 1140, ये अपना जो भी एक्सेल है कंटेनर एक्सेल वो फॉलो कर रहा है। बट अगर 1200 पिक्सल से अगर एक पिक्सल भी नीचे जाएगा तो ये फिर अपना 100% में ये फैल जाएगा विथ 100%, आप देख सकते हैं। तो हम लोगों को ये कंटेनर एक्सेल करना पड़ेगा। मैंने लास्ट वीडियो में वहां पे कंटेनर फ्लूइड डाला था, कंटेनर फ्लूइड का मतलब था वो 100%, बट हम लोग अभी एक्सेल लेते हैं क्योंकि जब ये 1920 में जाए तो ये कंटेनर को फॉलो करे। 1920 सी लाइक दिस, तो ये इस तरह से कुछ आए, कुछ इस पे छोड़ दिया क्योंकि हम लोग का मौका पे उसी तरह से कुछ बना हुआ था। तो हम लोग बस एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं, कंटेनर फ्लूइड के यहाँ पे कंटेनर एक्सेल डाल रहे हैं से। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड सेक्शन पे, जहां पे हम लोगों ने एक सेक्शन लिया, ठीक है, और वहां पे फिर एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर एक रो लिया। इस रो में हम लोगों ने एक और पार्ट को डाला है जिसका नाम हम लोगों ने रखा टाइटल टेक्स्ट। इस सेक्शन का जो कि नाम है और जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो हम लोग इस डिवीजन में लिख लेंगे, यानी कि इसका जो आईब्रो टेक्स्ट था वो ये है और जो हेडिंग था वो ये है। अब इसके लिए हम लोग इसका कलर चेंज करना है तो हम लोग इसे टारगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास। तो हम लोग इस क्लास की मदद से इसे हम लोग टारगेट कर सकते हैं। कैसे, यानी कि इस टाइटल टेक्स्ट के अंदर जो पैराग्राफ आ रहा है ना उससे हम लोग टारगेट करेंगे। अपने style.css में जाते हैं और इसके अंदर स्पेस पी हम लोग, फ्रेंड अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं इसका मतलब होता है स्पेस का मतलब कि ये इसका नेक्स्ट है, यानी कि ये इसके अंदर ये इसका चाइल्ड है। ये टाइटल टेक्स्ट स्पेस पी, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं पैराग्राफ को जो कि टाइटल टेक्स्ट नाम के क्लास के अंदर आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे से कलर को डिफाइन कर सकते हैं। कलर हम लोगों ने जो लिया था वो कलर है, मैं टाइप 2 लेता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, कलर हम लोग को दिख जाएगा। ये हम लोग कलर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया, कंट्रोल सी। ओके, अब हम लोग कलर, सॉरी हैश, कंट्रोल वी सेव। आते हैं हम लोग अपने पेज पे, फ्रेश हम लोग नीचे ही कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। सी, आप देख सकते हैं कि कलर इसका आ चुका है। अब ये जो सेकंड है इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है मैं देख लेता हूँ एक बार। 33 पिक्सल का ऑलमोस्ट। और लोग देखिए पैराग्राफ, इसका हम लोगों ने पैडिंग दिया है बॉटम से, मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल का है, ठीक है।
और H2 दोनों के बीच में बस यही 10 पिक्सल का गैप है। हम लोग को और गैप बढ़ाना होगा, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसी क्लास पैराग्राफ में मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल। रिफ्रेश, तो ये गैप भी मेंटेन हो गया और जो फॉन्ट साइज है, जो कलर है, वो ऑलरेडी डिफाइंड है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि इसके नीचे का रो है। तो हम लोग को फिर से एक और रो लेना होगा। एक रो में तो कंटेंट हम लोग का आ गया। अब सेकेंड रो हम लोग लेते हैं, इंडेक्स पेज में आते हैं अपना, और इस रो के नीचे हम लोग एक और रो लेते हैं, डॉट रो। और अब हम लोग इस रो के अंदर एक चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, हम लोगों ने जितने भी रोज लिए हैं वो कंटेनर के अंदर ही लिए हैं, ठीक है। कंटेनर अगर हम लोग ले रहे हैं, इसका मतलब होता है कि ये एक मिनिमम विड्थ अपना फॉलो करेगा, जो कि मैक्सिमम इसका 1140 होता है। 1140 हम लोग 1200 तक, जहां अभी हम लोग देखा था, अगर हम लोग कंटेनर एक्सेल करते हैं इसका मतलब होता है 1140। लेकिन सिर्फ अगर कंटेनर लिखेंगे तो अगर इसके पास विड्थ मोर देन 1200 पिक्सल होगा तो ये 1140 को मेंटेन करेगा, उससे कम होगा तो 992 को मेंटेन करेगा, उससे कम होगा तो 768। इस तरह से उसका जो डिफाइन है एरिया, मैं आपको दिखाता हूँ। सेव, रिफ्रेश, मैं यहाँ पे कंटेनर दिखाता हूँ। अभी ये जो फॉलो कर रहा है वो 1140 फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसके पास 1366 का जो विड्थ है, जो कि मेरे लैपटॉप का विड्थ है यहाँ पे। अब अगर मैं इसका विड्थ को चेंज करता हूँ, मैं टॉगल किया, और आप देख सकते हैं मैं अगर इसे करता हूँ 1366, जो कि मेरे लैपटॉप का विड्थ है 100%, तो ये कंटेनर अभी 1140 फॉलो कर रहा है। बट जैसे जैसे इसका विड्थ हम लोग घटाते हैं, 1200 में कर देता हूँ, तो भी वही होगा भी, क्योंकि 1200 तक वो सस्टेन करता है 1140 को। थोड़ा छोटा करते हैं, सी अब ये 960 हो गया, यानी कि 992 तक ये 960 को मेंटेन रखेगा। अगर हम लोग थोड़ा और छोटा करते हैं, यानी कि 992 से नीचे 990, ये देखिए अब ये कंटेनर का साइज कितना हो गया 720। अगर इसे हम लोग और छोटा करते हैं, 720 कहाँ तक सस्टेन करेगा ये 768 तक। 768 को मैं यहाँ करता हूँ 767, उससे भी नीचे। अब ये क्या कर रहा है, इस कंटेनर को 540 में सस्टेन करा, यानी कि 576 तक 540 को सस्टेन करेगा ये। अगर मैं यहाँ पे और चेंज कर दूं 576, अभी तक तो सस्टेन कर रहा 540, अगर मैं एक पिक्सल भी और छोटा किया तो अब ये 100% हो गया। कहने का मतलब है, जो बूटस्ट्रैप का जो क्लास है, अगर हम लोग सिर्फ कंटेनर लिखते हैं तो वो हर एक पार्टिकुलर ब्रेक पॉइंट पे अपने कंटेनर के साइज को वो मॉडिफाई करता है। अगर हम लोग 1200 से ज्यादा उसे विड्थ देते हैं तो 1140 फॉलो करेगा। अगर 992 विड्थ देते हैं तो वो 960 फॉलो करता है। अगर हम लोग उसे 768 तक देते हैं तो वो 720 फॉलो करता है। और अगर उसे हम लोग 576 तक देते हैं विड्थ तो वो 520 फॉलो करता है। तो हम लोग अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कंटेनर साइज दे सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में एक फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग को मिली है कि हम लोग यहाँ पे कंटेनर एक्सेल यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो 1200 पिक्सल तक एक विड्थ को सस्टेन करेगा, बट 1200 से जैसे ही वो नीचे आएगा वो 100% में फैल जाएगा। अगर मुझे ये सस्टेन करना है एमडी तक, यानी कि 768 तक, तो ये एमडी तक यानी कि 768 तक हम लोग का वो विड्थ को सस्टेन करेगा, उसके बाद 100% में फैल जाएगा। बट अभी हम लोग इसे एलजी लेके चलते हैं। एलजी के बाद जब मिडिल डिवाइस में जाए तो मेरा कंटेनर 100% तक फैल जाए, मैं चाहता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड रो लेते हैं। फर्स्ट रो में हम लोगों ने डिफाइन कर दिया इस टेक्स्ट को। सेकेंड रो में हम लोग आते हैं और कॉलम बनाएंगे हम लोग इन कॉलम को। तो टोटल बूटस्ट्रैप में 12 कॉलम होते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो बनाया है ये 4 कॉलम ईच को दिया है, 4 4 4 4 3 12। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 3 डिवीजन लेते हैं। फर्स्ट डिवीजन जिसमें हम लोग क्लास बनाते हैं कोल हाइफन, अगर हम लोग कोल हाइफन 3 दे देंगे इसका मतलब होता है ये यही रेशियो को 3 ही वो मोबाइल तक सस्टेन करेगा। बट अगर हम लोग कोल MD
3 देते हैं या colMD4 देते हैं, इसका मतलब ये 4 का जो स्ट्रक्चर होगा वो सिर्फ मिडिल डिवाइस तक सस्टेन करेगा, उसके बाद वो 100% पे फैल जाएगा। और हम लोग को वही चाहिए कि वो मिडिल डिवाइस तक सस्टेन करे और मोबाइल में जाते ही 100% फैल जाए। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट colMD4 ले लिए। इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, इसके चारों एक बॉर्डर है, तो हम लोग एक और डिवीजन बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं बॉक्स मॉड्यूल। ठीक है, डिवीजन मैंने ले लिया, एक क्लास में बना दिया। अब इसे हम लोग डिफाइन करेंगे, कंट्रोल सी, विड्थ हम लोग कुछ भी नहीं देंगे, बाय डिफॉल्ट कोई भी डिवीजन का डिस्प्ले ब्लॉक होता है तो ये विड्थ अपना 100% ले लेगा उस colMD4 का। हम लोग बस यहाँ पे बॉर्डर डिफाइन करेंगे और पैडिंग, बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल, और जो कलर है वो है आई थिंक सेम, पिक करता हूँ कलर पिकर से, कंट्रोल सी, एस, कंट्रोल वी, सेव। ओके, अब इस बॉक्स के अंदर हम लोग कंटेंट डालते हैं। जो कि कंटेंट है, सबसे पहले यहाँ पे एक आइकन है, फिर एक हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, फिर रीड मोर बटन है, यानी कि एक्सप्लोर बटन या जो भी हम लोग का CTA है। तो अब हम लोग को फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले एक आइकन डालना होगा, और आइकन के लिए हम लोगों ने फॉन्ट ऑसम पहले से इंस्टॉल कर रखा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं। हम लोग को कुछ लिंक करना होता है अपने उस फोल्डर से जो कि हम लोग डाउनलोड करके रखे हैं अपने फाइल में, वेब फॉन्ट, ये सारे फॉन्ट का जो CSS है हम लोग यहाँ पे लिंक कर लिए all.css से। हम लोग को बस अब यूज करना है फॉन्ट ऑसम को। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और कोई भी टैग दे सकते हैं, जनरली आई टैग से ही डिफाइन करते हैं हम लोग इसे। आई टैग क्लास FAS, अगर हम लोग सॉलिड यूज कर रहे हैं तो FAR, अगर रेगुलर यूज कर रहे हैं तो। अब ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ उसके साइट पे, फॉन्ट ऑसम की साइट पे। आइकन्स, और यहाँ पे हम लोग को चाहिए, ये किस चीज का आइकन है, ये यूजर का आइकन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूजर सर्च करते हैं, USER, यूजर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग को ना फ्री आइकन जितने भी हैं ये प्रो ओनली हम लोग को नहीं चाहिए हम लोग, क्योंकि इसका प्रो वर्जन हम लोग को परचेस करना होगा। फ्री वर्जन के लिए हम लोग के पास क्या क्या है, कुछ फ्री वर्जन में ऐसे हैं, यहाँ पे सॉलिड, रेगुलर, और अगर हम लोग सॉलिड पे क्लिक करें तो सिर्फ सॉलिड वाले आएंगे, और रेगुलर पे सिर्फ रेगुलर वाले आएंगे। तो ये कुछ है। अब हम लोग के लिए इसके लिए पहले लिखना पड़ता है कि FA का मतलब होता है फॉन्ट ऑसम, S का मतलब होता है सॉलिड, R का मतलब होता है रेगुलर, और B का मतलब होता है ब्रांड। तो हम लोग यही तीन सिर्फ हम लोग यूज करते हैं अभी, FAS, FAR या FAB। B ब्रांड हम लोग यूज करते हैं जैसे कि फेसबुक हो गए, फेसबुक, सॉरी, ब्रांड्स, क्योंकि मैंने ब्रांड को यहाँ पे चेक नहीं किया था, इसीलिए ब्रांड को मैंने चेक कर लिया। अब यहाँ पे फेसबुक सी, तो ये जितने भी ब्रांड्स हैं इनके लिए हम लोग को FAB यूज करना पड़ता है एज अ क्लास नेम के पहले, मतलब क्लास नेम में ही आता है। यहाँ पे 3 पार्ट में क्लास नेम डिवाइडेड है। पहला कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं, ब्रांड, रेगुलर या सॉलिड, दूसरा आइकन नेम, FAS या FAB, जिसमें आपको यहाँ पे इंस्पेक्टर एलिमेंट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे यूज किया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, FAB मतलब इसका है कि फॉन्ट ऑसम ब्रांड, ओके, FA फॉन्ट ऑसम, और ये है हम लोग जो भी आइकन का नाम यूज कर रहे हैं वो इस तरह से। बट हम लोग को चाहिए यूजर,
तो यूजर के लिए हम लोग ने ऐसा कुछ सर्च किया, ठीक है। ये हम लोग को ये चाहिए इंस्पेक्ट एलिमेंट, यहाँ पे FAS यानी कि फॉन्ट ऑसम सॉलिड दिस वन, और FA-यूजर हम लोग को यही चाहिए। तो कंट्रोल C और हम लोग यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं, सेव। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग के पास आइकन आ चुका होगा, रिफ्रेश। देखिए फ्रेंड हम लोग का आइकन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसका फॉन्ट साइज को मॉडिफाई करना होगा और आगे जो भी मॉडिफिकेशन है एज पर द मॉकअप वो हम लोग देखते हैं। तो फॉन्ट ऑसम से हम लोग इसी तरह से आइकन निकाल सकते हैं जो भी हम लोग को आइकन चाहिए। बट हाँ, अगर फ्री यूज कर रहे हैं तो हम लोग को सॉलिड, रेगुलर और ब्रांड यही हम लोग को तीनों मिलता है। क्योंकि आप देखेंगे जब हम लोग फॉन्ट ऑसम का जो फॉन्ट फोल्डर है यहाँ पे आपको यही तीन फॉन्ट मिलते हैं, एक ब्रांड, दूसरा रेगुलर, तीसरा सॉलिड फ्री वर्जन में। अगर प्रो में जाते हैं तो हम लोग को और ऑप्शंस उसके मिलते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मॉकअप के हिसाब से हम लोग यहाँ पे पैडिंग देते हैं। इसके चारों कुछ पैडिंग है, तो कितना पैडिंग हम लोग देख लेते हैं। 15 पिक्सल पैडिंग इस साइड से और 15 पिक्सल इस साइड से भी हम लोग सिमेट्री रखना है, और ऊपर नीचे से भी हम लोग 15 दे सकते हैं। बट ये सब के सब क्या है, सेंटर में, यानी कि आइकन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बटन ये सारे सेंटर में होंगे वर्टिकली। ठीक है, हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। हम लोग आते हैं यहाँ पे बॉक्स जो हम लोग बनाए थे, हम लोग ने यहाँ पे बॉक्स बनाया था एक, इसमें लोग पहले पैडिंग 15 पिक्सल, सेव। और इसके अंदर जो भी आइकन जाएगा हम लोग उसे ऐसे टारगेट कर सकते हैं कि बॉक्स मॉड्यूल के अंदर स्पेस जो भी आई टैग जाए उसका जो फॉन्ट साइज होगा वो कितना होगा। यहाँ पे हम लोग ने ले रखा है फॉन्ट साइज 45 पिक्सल और कलर दिस वन, कंट्रोल C। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे फॉन्ट साइज को डिफाइन करते हैं 45 पिक्सल, और जो कलर है सेव, रिफ्रेश। देख सकते हैं ये कलर और फॉन्ट साइज बिल्कुल सिमिलर टू द मॉकअप हो गया। अब ये अलाइनमेंट है वो सेंटर आना चाहिए। हालांकि इस बॉक्स के अंदर जितने भी कुछ है वो सारे सेंटर अलाइन है, तो हम लोग क्यों ना इस बॉक्स को ही एक प्रॉपर्टी सेट कर देंगे जितने भी चीज आए वो अलाइन सेंटर है। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि CSS में आते हैं हम लोग का जो बॉक्स है यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसे टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेव। इससे क्या होगा कि जितने भी चीज हम लोग बॉक्स में आएंगे वो ऑटोमेटिकली सेंटर लाइन हो जाएंगे। मैं हॉरिजॉन्टली बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, इन दोनों के बीच में कुछ गैप है मॉकअप में। कितना गैप है, 50 पिक्सल के आसपास का। मैं H को देख रहा हूँ, जो विड्थ है उसे भूल जाइए, हाइट को देख रहे हैं। तो हाइट जो है वो 50 पिक्सल के अप्रॉक्स है, तो 50 पिक्सल का मुझे गैप देना होगा। तो 50 पिक्सल का गैप हम लोग कैसे दे सकते हैं, या तो फिर इसमें बॉटम से मार्जिन या इसमें टॉप से मार्जिन। तो हम लोग बॉटम से देते हैं, ज्यादा बेटर होगा, हम लोग को एक ही जगह देना होगा। तो हम लोग जो टाइटल है इसमें ही देते हैं मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल, ओके। तो हम लोग टेक्स्ट टाइटल के अंदर हम लोग डालते हैं मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल। टेक्स्ट टाइटल हम लोग का CSS में आते हैं 6 लाइन सेंटर के नीचे इसमें डालते हैं मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल, ओके। हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, 50 पिक्सल गैप आ चुका है। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो आता है टाइटल। तो टाइटल को हम लोग कॉपी करते हैं और ये हम लोग S3 में डालेंगे, क्योंकि हम लोग H1 H2 डिफाइन कर रखा था, H डिफाइन कर रखा है। तो ऑलरेडी हम लोग बस यहाँ पे टेक्स्ट डालना है। इसके नीचे आते हैं और H3, कंट्रोल V, सेव। इसके बाद कुछ पैराग्राफ भी डाल देते हैं जो कि यहाँ पे है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, सेव। इसके बाद एक एंकर टैग है जो इस आइकन के साथ में है। तो ठीक है, हम लोग को ऐसा एक बटन भी बनाना है। हम लोगों ने ऊपर तो बना नहीं रखा है, ठीक है, नीचे बनाना होगा। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये तीनों चीज आ चुकी है मेरे पास। जो गैप है हम लोग उसे मेंटेन करेंगे, पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। अब ये एक्सप्लोर, ये जो बटन है कंट्रोल C, यहाँ पे एक आइकन भी है। तो हम लोग एक एंकर टैग लेते हैं
इस एंकर टैग में हम लोगों ने href अभी हैश डाल देते हैं, कंट्रोल V स्पेस एक आई टैग डालेंगे और यहाँ पे हम लोग क्लास, फिर उसी तरह से हम लोग एक लॉन्ग एरो चाहिए, तो लॉन्ग एरो जो है वो आई थिंक मैंने क्लोज कर दिया है, फॉन्ट ऑसम आइकन्स ARROW, हम लोग एरो सर्च करेंगे। जो मैंने जो एरो यूज किया है वो है लॉन्ग एरो, दिस वन, ठीक है। तो इससे हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, हालांकि नाम इसका सामने दिख भी रहा है मुझे। उसका नाम है FAS, सॉलिड में आता है FA लॉन्ग एरो अल्ट राइट, कंट्रोल C कंट्रोल V सेव। हम लोग यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सी ये एरो आ चुका है। बट अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग डिफाइन कर चुके थे कि इसके अंदर जो भी फॉन्ट ऑसम आएगा वो 45 पिक्सल का हो जाएगा। और ये एंकर टैग, तो ये भी आइकन क्योंकि इसी बॉक्स के अंदर आ रहा है, तो ये भी इसी की तरह से सिमिलर 45 पिक्सल ले चुका है, बट मुझे ये नहीं चाहिए। तो हम लोग इसके लिए एक और क्लास लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक क्लास बनाते हैं जहाँ पे इसे हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर्ली कि इसका आइकन का साइज कितना होना चाहिए। तो हम लोग इसके एंकर टैग में आते हैं और यहाँ एक क्लास लगाते हैं, CTA मॉड्यूल, या तो हम लोग इसे CTA टेक्स्ट कर देता हूँ, CTA टेक्स्ट, कंट्रोल C। हम लोग आते हैं CSS में और इसे डिफाइन करते हैं एज पर मॉकअप। मॉकअप में हम लोग के पास फॉन्ट साइज 15 पिक्सल है और जो आइकन का साइज है वो देखता हूँ कितना है, तो आइकन का साइज भी 15 पिक्सल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉन्ट साइज डिक्लेयर करते हैं 15 पिक्सल। लेट्स सी, ये तो फॉन्ट साइज 15 पिक्सल आ चुका है या नहीं, मैं देखता हूँ। 15 पिक्सल फॉन्ट साइज तो आ चुके हैं, बट आइकन के लिए हम लोग को और डिफाइन करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो आइकन आ रहा है वो भी 15 पिक्सल का हो। और जो कलर होगा वो भी कलर एज पर हम लोगों ने डिफाइन किया था ऊपर, यही कलर होना चाहिए, ठीक है। सेव फेस, तो ये वही कलर हो चुका है, बट हाँ CTA भी सेम कलर होना चाहिए। तो हम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हैं फ्रेंड, मैं एक आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जहाँ हम लोग मल्टीपल क्लास हो बट प्रॉपर्टीज सेम हो, तो हम लोग कोमा से भी इसे सेपरेट कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने दोनों में सेम प्रॉपर्टी डाल रखा है, रिफ्रेश किया मैंने, दोनों सेम जैसा आ रहा है। मुझे टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन अंडरलाइन हटाना भी है, तो फिलहाल दोनों प्रॉपर्टी सेम है, तो हम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। इसे हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और कोमा के साथ में इसे सेपरेट कर देंगे। इसका मतलब होता है कि इन दोनों क्लास में हम लोग सेम ही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो इसका अब जरूरत नहीं है, हम लोग इसे हटा देते हैं, सेव रिफ्रेश। अब मुझे ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन आ रहा है और होवर पे जो कलर चेंज हो रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो हम लोग इससे करते हैं क्या कि टेक्स्ट कोलन होवर, होवर पे हम लोग डिफाइन करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ओके। और कलर है जो ये भी वही रहेगा, और हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन नन को यहाँ भी डिफाइन कर देते हैं। सी, अब वो टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं आ रहा है और ये भी अब उसी तरह से दिख रहा है, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, ये भी फॉन्ट साइज 15 पिक्सल है जैसा कि मॉकअप में बनाया गया था। तो यहाँ तक तो ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग को थोड़ा काम करना है इसके हाइट पे, सेपरेशन पे, ये हाइट कितना होना चाहिए। तो इसका जो हाइट है वो मैं एक मिनिमम हाइट दे रखा है, इसका जो मिनिमम हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 388 पिक्सल है, बट पैडिंग दोनों साइड से 15-15 पिक्सल हम लोग दिए हैं,
तो 30 पिक्सल हम लोग को इसमें माइनस करना होगा। 15 पिक्सल 15 पिक्सल। अगर हम लोग का ये जो बॉक्स है, मैं इस बॉक्स को डायरेक्टली पिक करता हूँ, F8। अगर या F8 अगर आप प्रेस कर सकते हैं तो इन्फो शॉर्टकट आ जाएगा, नहीं तो हम लोग विंडो में से निकाल सकते हैं इन्फो। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइट आ रहा है 388 पिक्सल, 388 में मुझे 30 पिक्सल माइनस करना होगा, क्योंकि हम लोग पैडिंग भी ले चुके हैं 15 पिक्सल टॉप बॉटम से। तो 338 पिक्सल है, तो हम लोग इसे कर सकते हैं 350 पिक्सल के अप्रॉक्स हम लोग इसे ले सकते हैं। कंट्रोल डी, 358 होता है, बट हम लोग 350 भी ले सकते हैं अगर एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं बनाना है तो। हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल है, इससे हम लोग करते हैं इसे मिनिमम हाइट 358 पिक्सल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब ये भी सेंटर में आ जाए सारे के सारे, इसलिए हम लोग यूज कर सकते हैं फ्लेक्स। आपको पता है फ्रेंड, फ्लेक्स से हम लोग काफी कुछ बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, जैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं बैनर में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, इससे हम लोग पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब क्या होगा कि सारे जितने भी कंटेंट है वो एक 1 बाय 1 आ चुके हैं, लेकिन हमें इसका जो डायरेक्शन है, जो फ्लेक्स का डायरेक्शन अभी बाय डिफॉल्ट रो होता है, हम लोग को फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, सॉरी। अब ये कॉलम की तरह हो चुका है, बट अब हम लोग करना क्या है कि ये सारा वर्टिकली सेंटर हो जाए, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ वर्टिकली हम लोग को सेंटर करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। यस फ्रेंड, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से हम लोग इसे आप लोग सोच रहे होंगे कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से हॉरिजॉन्टली होता है ये लाइन। जी हाँ, बिल्कुल, बट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हॉरिजॉन्टली ही हम लोग सेंटर करने के लिए काम आता है। बट अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो अलाइन आइटम की जगह पे हम लोग जस्टिफाई कंटेंट यूज करते हैं। अगर ये कॉलम की जगह पे रो होता, मैं अगर दिखाऊं आपको रो, ठीक है, तो यहाँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ही क्लियर होता। फिर हम लोग को अगर वर्टिकली अलाइन करना होता तो हम लोग यूज करते अलाइन आइटम सेंटर, तब ये आता सेंटर हम लोग के वर्टिकली। बट अगर हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन रो की जगह पर अगर हम लोग कॉलम यूज करते हैं तो हम लोग को वहां पे अलाइन आइटम की जगह पे जस्टिफाई कंटेंट यूज करना पड़ता है वर्टिकली के लिए। ये अपोजिट हो जाता है बिल्कुल। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन अगर रो है तो हॉरिजॉन्टली हम लोग जस्टिफाई कंटेंट यूज करेंगे, बट अगर फ्लेक्स डायरेक्शन अगर हम लोग का कॉलम है तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज करेंगे। जस्ट बिकॉज ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर बाय डिफॉल्ट हम लोग रो लेके चलते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टली डिफाइन होता है। बट अगर हम लोग इसे कॉलम कर देंगे तो यही इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगा। ये फिर ये अलाइन आइटम की तरह ट्रीट करेगा वर्टिकली के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि हम लोग अगर कॉलम को अगर हम लोग हाइट वाइज सेंटर करना है तो हम लोग वहां पे जस्टिफाई कंटेंट यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ अलाइन आइटम्स। ठीक है, तो हम लोग इससे हम लोग फॉलो करते हैं अपने क्लास में। इसे कॉपी करता हूं मैं यहां से यहां तक, मिनिमम हाइट मैंने दे रखा है आई थिंक वहां। मैंने इसे बॉक्स मॉड्यूल डिफाइन किया था, ठीक है, सेव कर लिया, रिफ्रेश किया और ये आ चुका है। अब इसका जो गैप है वो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कितना गैप यहाँ पे दिए हैं। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है मैं देख लेता हूँ। आइकन और इन दोनों के बीच में 30 पिक्सल का ऑलमोस्ट गैप है, और इन दोनों के बीच में 30 पिक्सल गैप है, और डिस्क्रिप्शन और सीटीए बटन के बीच में 45 पिक्सल गैप है। ठीक है, हम लोग बॉटम से ही डिफाइन करेंगे। तो हम लोग यहाँ इन दोनों के बीच में 30 पिक्सल का गैप है। हम लोग 30 पिक्सल की जगह पे कुछ और भी यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट बना होता है क्लास, एक फ्रेम बताता हूँ आप लोगों को। अगर हम लोग यहाँ पे क्लास डालें पैडिंग बॉटम पीबी हाइफन, अगर मैं 1 देता हूं तो इसका मतलब होता है 0 पॉइंट, मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश, कि पीबी 1 का मतलब होता है 0.25 REM, और 1 REM इक्वल टू 16 पिक्सल डिफाइन होता है हम लोग के बूटस्ट्रैप में।
तो 1 REM इक्वल टू 16 पिक्सल अगर होता है और यहाँ पे मैंने PB1 दिया है, PB का मतलब था पैडिंग बॉटम। इसी तरह से और भी क्लासेस बने होते हैं, PT मतलब टॉप, PR, PL, बट हम लोग बुट से 5 में अगर जाएंगे तो PL और PR की जगह पे अब ये हो चुका है PS और PE। PE का मतलब होता है पैडिंग एंड और PS का मतलब होता है पैडिंग स्टार्ट। अगर हम लोग को पैडिंग लेफ्ट लेना है तो PS लिखना पड़ेगा, और अगर हम लोग को पैडिंग राइट लेना है तो PE लिखना पड़ेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे मुझे चाहिए एटलीस्ट, अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो इसका जो पैडिंग का वैल्यू 0.5 REM हो जाता है, यानी कि 8 पिक्सल। अगर मैं इसे कम करता हूँ और मतलब इसे बढ़ाता हूँ, 3 करता हूँ, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1 REM, इसका मतलब 16 पिक्सल। और मुझे चाहिए 30 पिक्सल का गैप, ऑलमोस्ट 32 पिक्सल। तो इससे अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग 3 की जगह पे इसे 4 कर दें, 4 का मतलब होता है 1.5 REM, यानी कि 24 पिक्सल। अब हम लोग अगर इसे 5 कर दें, PB5, तो इसका जो वैल्यू है वो होता है 3 REM, यानी कि 48 पिक्सल, जो कि काफी ज्यादा है। तो 24 पिक्सल हम लोग ले सकते हैं, लेकिन 30 पिक्सल राउंड फिगर नहीं है हम लोग के पास, तो हम लोग इसे डिफाइन कर लेते हैं अपने CSS में। तो हम लोग को पैडिंग बॉटम से चाहिए 30 पिक्सल, तो हम लोगों को चाहिए मॉड्यूल का I के लिए और S3 के लिए और पैराग्राफ के लिए। तो हम लोग यहाँ से लेते हैं, या इसी के टॉप बॉटम में भी हम 33 डिफाइन कर सकते हैं। मॉड्यूल के अंदर जो S3 है, ठीक है, इसमें हम लोग लिखते हैं मार्जिन और 30 पिक्सल 0 पिक्सल, मतलब 30 पिक्सल ये टॉप और बॉटम ले लेगा, 0 पिक्सल लेफ्ट राइट ले सकता है। हम लोग मार्जिन भी ले सकते हैं और पैडिंग भी ले सकते हैं। पैडिंग लेंगे तो अगर हम लोग कुछ बैकग्राउंड दे रहे हैं तो वो विजिबल होगा उस स्पेस में, अगर मार्जिन दे रहे हैं तो वो विजिबल नहीं होगा, क्योंकि मार्जिन हमेशा आउट ऑफ द बॉर्डर वो यूज करता है और पैडिंग इनसाइड द बॉर्डर। तो हम लोग यहाँ मार्जिन ही लेके चलते हैं फिलहाल। रिफ्रेश करते हैं, सी देख सकते दोनों के बीच में 33 पिक्सल का गैप आ चुका है। अब हम लोग को इसके ऊपर मैं एक गैप दे देता हूँ 45 पिक्सल का, क्योंकि अगर मैं इसके नीचे बॉटम डालूं फिर इसके नीचे बॉटम डालूं तो मुझे दो बार डिफाइन करना पड़ता। बट अगर मैं सिर्फ एक टाइटल के ही नीचे ऊपर मार्जिन दे दिया तो ये दोनों साइड को मेंटेन कर लिया। उसी तरह से सिर्फ मैं इसके टॉप से देता हूँ 45 पिक्सल का पैडिंग, ताकि इन दोनों बीच में गैप स्पेस आ जाए। तो ऑलरेडी 10 पिक्सल का मिल चुका है इसे गैप, तो 45 की जगह मैं इसे 35 ही देता हूँ। एंकर टैग CTA, Ctrl+C, सिर्फ मुझे इसमें लगाना है, मार्जिन टॉप 35 पिक्सल। 45 टोटल गैप है, 10 पिक्सल का गैप बॉटम से ले रहा है पैराग्राफ ऑलरेडी, तो CTA से मैं टॉप से 35 पिक्सल लेता हूं, तो टोटल 45 हो जाएगी। रिफ्रेश, सी ये गैप आ चुका है। अब फ्रेंड, जब आप एक मॉड्यूल पे मेहनत कर लेते हैं, जब ये मॉड्यूल बन जाता है तो फिर बाकी जो मॉड्यूल बचते हैं उसके लिए हम लोग काफी मेहनत नहीं करना पड़ता है। हम लोग डायरेक्टली बस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हम लोग आते हैं अपने HTML फाइल में, ये हम लोग का मॉड्यूल है, ये हम लोग का कॉलम है OLMD4, हम लोग इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट एंड पेस्ट। 4 3 12, तो ये 444 का कॉलम बन चुका है और ये MD तक सस्टेन होगा और मोबाइल में लगभग 100% वो फैल जाएगा। हम लोग रिफ्रेश करते हैं, सी 1 2 3 ये आ चुका है। बस इसका हम लोग को कंटेंट को चेंज करना है। जो कंटेंट है हम लोग का मॉकअप में, यहाँ पे ये क्लॉक है, ये लैपटॉप है और कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं पहले कंटेंट को चेंज करता हूँ, ऑन टाइम, Ctrl+C, और जो वर्क प्रोजेक्ट, अब जहां तक बता आइकन, तो यहाँ पे क्लॉक है, यहाँ पे मैं कोई यूजर के जगह पे CLOC क्लॉक कर देता हूँ, और लैपटॉप
इंटेलिजेंस भी आ जाते हैं फ्रेंड, क्योंकि हम लोगों ने CSS ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखा है। रिफ्रेश, यहाँ पे हम लोग के पास वो अच्छा, बट ये जो क्लॉक है वो इस क्लॉक से डिफरेंट है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे क्लॉक एक और क्लॉक आ सकता है, क्लॉक ओ, एफए यूजर क्लॉक नहीं। मैं इसे देखता हूँ कौन सा ये क्लॉक है। हम लोग जाएंगे फॉन्ट ऑसम में और यहाँ पे सर्च करते हैं CLOCK क्लॉक। हम लोग को कुछ ऐसा क्लॉक चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम लोग को FAR लेना पड़ेगा, ठीक है, FAS नहीं, FAR। ये फॉन्ट ऑसम रेगुलर का ये क्लॉक है, रिफ्रेश, ये क्लॉक आ चुका है। तो हम लोग के पास ये जो पैटर्न है ये फॉलो हो चुका है, 3 मॉडल बन चुका है फ्रेंड। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मोबाइल वर्जन ऑलरेडी है। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और मैं यहाँ से इससे टॉगल करता हूँ, सी आप देख सकते हैं मोबाइल में ये 100% पे आ चुका है। मैं आपको और डीपली बताऊंगा ये कैसे हुआ है। ये MD तक यानी कि मिडिल डिवाइस तक ये अपने आप को सस्टेन करेगा, और मिडिल डिवाइस होता है 768 तक, यहाँ तक, ठीक है, जिससे कि हम लोग टैबलेट बोलते हैं। तो ये टैबलेट तक अपने आप को सस्टेन रखा है। हम लोग इसके फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, बाकी सारी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं मीडिया क्यूरी से, बट फिलहाल अभी हम लोग डेस्कटॉप वर्जन पे काम कर रहे हैं। डेस्कटॉप वर्जन कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर इस पे मिडिल डिवाइस पे और मोबाइल डिवाइस पे वर्क करेंगे। तो यहाँ तक ये सस्टेन होगा, बस इसके नीचे जाते ही साथ ये 100% पे ये फैल जाएगा, यानी कि जो स्मॉल डिवाइसेस है वहां पे ये हमें वर्टिकली दिखने के लिए मिलेगा और अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टली दिखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोग का ये जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है अबाउट अस पार्ट। सी, तो ये भी बहुत सिंपल है। एक बैकग्राउंड है सेक्शन में और 6 में 2 डिवीजन लिया गया है। यहाँ पे एक इमेज है और यहाँ पे कुछ कंटेंट है। तो इसे भी हम लोग तुरंत इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग HTML पार्ट में जाते हैं पहले, और इस सेक्शन के बाद हम लोग एक और सेक्शन लेते हैं। आई होप फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ रहा हो, बट हाँ जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो और ये बेटर आप लोग को समझ में आएगा। हम लोग एक सेक्शन लेते हैं, इसके बाद उसी तरह से एक हम लोग क्लास लेते हैं कंटेनर, एक डिवीजन में। विजुअल स्टूडियो कोड में एक शॉर्टकट है कि कोई भी क्लास नेम को हम लोग टाइप करके डॉट के साथ, और अगर हम लोग टैब प्रेस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो एक डिवीजन के अंदर आ जाता है, जिससे हम लोग का टाइम थोड़ा सेव हो सकता है। कंटेनर ले लिए। इस कंटेनर में हम लोग के पास, हम लोगों को एक रो लेना होगा, एक रो, और उसके अंदर 2 कॉलम, एक कॉलम इमेज के लिए, दूसरा कॉलम कंटेंट के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, फिर उसी तरह से ROW टैब, ठीक है। इस रो के अंदर हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, रो का मतलब होता है डिस्प्ले फ्लेक्स। इसके अंदर ही हम लोग अगर कोई भी डिवीजन लेंगे तो वो एक रो में जाएगा। अगर हम लोग ये रो नहीं लेंगे तो वो कॉलम हम लोग का एक रो के अंदर नहीं आएगा। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक डॉट कोल MD6, ये इमेजेस के लिए, और एक और कॉलम लेंगे हम लोग डॉट कोल MD6 कंटेंट के लिए। सेव। तो अब हम लोग फ्रेंड पहले इमेज पार्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं PhD से और उसे सेव करते हैं अपने फोल्डर में। तो पहले हम लोग जाते हैं अपने मॉकअप में, और एक फ्रेंड ने मेरे से पूछा था कि प्लीज एक वीडियो बनाइएगा कि कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं इमेजेस को PhD से। तो फ्रेंड ये काफी सिंपल है और आप भी यूज कर सकते हैं। प्लीज एक बार ट्राई कीजिए, और अगर अगर आपको अगर कुछ हेल्प की अगर जरूरत हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर आपको हेल्प करूंगा। ये अगर कोई इमेज है तो सबसे पहले करते क्या है, इसके लेयर को फाइंड आउट करते हैं। ये लेयर है। मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ इसके सिलेक्शन लेने के लिए। आप जो सिलेक्शन है कुछ ऐसे भी ले सकते हैं, और कंट्रोल C से अगर करते हैं तो कॉपी होता है सिर्फ वही लेयर, लेकिन अगर कंट्रोल-Shift-C यूज करते हैं जो कीवर्ड कंट्रोल-Shift-C, तो हम लोग का मल्टीपल लेयर कॉपी हो जाता है। कहने का मतलब अगर मैं कंट्रोल-C किया, कंट्रोल-N, तो C, जब हम लोग कंट्रोल-C करके कंट्रोल-N करते हैं यानी कि न्यू फाइल, तो सिस्टम हैंग हो रहा है, सॉरी। तो C 593 और ये जो एरिया था वो कॉपी किया है, क्रिएट कर रहा हूं मैं
कंट्रोल वी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो नहीं आया है। क्यों? क्योंकि मैंने कंट्रोल सी किया था एक लेयर को, सिर्फ इसे मैंने, इस लेयर को मैंने कॉपी किया था, तो इसका जो बैकग्राउंड वो नहीं आया। बट बैकग्राउंड क्योंकि इसके पीछे वाले लेयर में है, मैं चाहता हूं कि वो भी अगर आ जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट सी करते हैं ताकि मल्टीपल लेयर कॉपी हो जाए। कंट्रोल शिफ्ट सी, अब मैं वहीं पे पेस्ट करता हूं कंट्रोल वी। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ आया और इस वाले में सिर्फ उसी लेयर का आया था। तो अगर हम लोग को मल्टीपल लेयर कॉपी करना है, उसके इस सेक्शन के अंदर जितने भी चीज आ रहे हैं वो सारे कॉपी हो जाए, तो हम लोग को करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट सी। अनलेस अगर हम लोग को सिर्फ एक लेयर कॉपी करना है तो कंट्रोल सी से भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट सी से मल्टीपल लेयर कॉपी होता है, कंट्रोल सी से सिर्फ सिंगल लेयर कॉपी होता है। अब अगर ये सिलेक्शन मुझे उतनी ही दूर का लेना है जितना दूर इमेज है, तो हम लोग इसके थंबनेल पे जाएंगे, कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे। देखिए कंट्रोल को प्रेस करते ही यहाँ पे थंबनेल चेंज हो जाता है। मेरे कर्सर को देखिएगा, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करते ही एक कर्सर चेंज होता है, एक सेक्शन वहां पे इंडिकेट कर रहा है, और तब क्लिक करेंगे हम लोग, तो ये जितना बड़ा इमेज है उतना बड़ा एग्जैक्ट ये सेक्शन खुद ब खुद क्रिएट कर देता है। बट हम लोग बस इतना ही चाहिए, तो हम लोग इतना बड़ा सेक्शन नहीं लेंगे। तो एक सेक्शन, जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, इससे हम लोग बस इतना ही पार्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं जितना हमें चाहिए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी। अब इसे हम लोग सेव कर लेंगे। तो सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब। इसका जो शॉर्टकट होता है शिफ्ट अल्ट एस, ओके। वैसे ऐसे भी दिखा सकता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट में गए, अल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस, ये इसका शॉर्टकट है। अगर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट अल्ट कंट्रोल एस करते हैं प्रेस एक साथ, तो खुद ब खुद ये आ जाता है सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस के लिए। यहाँ पे हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जनरली किसी इमेजेस को, मतलब ये जो वैल्यू है इसके मैक्सिमम पे है, लो है, अगर मैं लो कर दूं उसका साइज 13 KB का हो जाएगा, बट पिक्चर क्वालिटी काफी डल हो जाता है। तो इससे हम लोग लो से हटा के अभी मैक्सिमम पे रखते हैं, 99.92 KB का है। तो इससे हम लोग इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव और ऑप्टिमाइज ये दो वर्जन होते हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है ये ब्लर होके ये साफ होगा, और प्रोग्रेसिव का मतलब होता है क्या है, ये धीरे धीरे डाउनलोड होगा लाइन बाय लाइन। तो हम लोग को ऑप्टिमाइज वर्जन हमेशा चाहिए। अब इसे सेव करते हैं हम लोग अपने ही उसी फाइल के अंदर जहाँ पे है ये। तो चलते हैं अपने फाइल में, फ्री ड्राइव, और इस फोल्डर का नाम है वेब पेज इमेजेस। हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं इसे अबाउट सेव। तो ये इमेजेस हम लोग ने एक्सट्रैक्ट कर लिया है फोटोशॉप से। ये हम लोग का फाइल था, हम लोग ने एक सिलेक्शन लिया, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से जितना भी हम लोग कॉपी किया, विड्थ हाइट सब कुछ ये कॉपी कर लेता है, इसके डायमेंशन को भी। और कंट्रोल शिफ्ट सी करते हैं तो हम लोग कंप्लीट जितने भी लेयर्स है वो सारे कॉपी होते हैं लेयर जो इस सिलेक्शन के अंदर आ रहा होता है। हम लोग आते हैं अपने HTML फाइल में, यहाँ पे हम लोग इमेज टैग एक यूज करते हैं, src images about, ठीक है। और अल्ट टैग हम लोग कुछ भी दे सकते हैं अभी के लिए फिलहाल। अल्ट ये काफी इंपॉर्टेंट होता है SEO के लिए भी। और एक क्लास हम लोग यहाँ पे डालते हैं img fluid, ये बूटस्ट्रैप का है, इसका मतलब होता है मैक्स फिट 100%। सेव। अब हम लोग इसमें आते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या है, एक आईब्रो टेक्स्ट है, फिर कंटेंट है, टाइटल के बाद कंटेंट है, और फिर वहां पे एक और वही बटन है जो हम लोग यहाँ पे बनाया था। तो इसी बटन को हम लोग यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए एक और CSS हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो एक और सेक्शन यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, ये पार्ट है अबाउट अस सेक्शन का, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट अस, और एंड ऑफ अबाउट अस। ये काफी आपकी हेल्प करेगा इन फ्यूचर, जब आप किसी दूसरे मॉकअप को बना रहे हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक का CSS को कॉपी करके आप उसमें पेस्ट कर सकते हैं।
और सेव करते हैं मेरे यहाँ पे। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड, यहाँ पे एक बैकग्राउंड था, ठीक है, जो कि ब्लू कलर का है, दिस वन को, तो हम लोग को यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। इससे हम लोग यूज कर लेते हैं थीम बीजी, अबाउट अस में डॉट थीम। ओके, थीम बीजी ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास, तो इससे हम लोग करते हैं थीम अबाउट, या तो फिर अबाउट अस ही कर देता हूँ सिंपल। सेक्शन, जो बैकग्राउंड है, सिंपल बैकग्राउंड यूज करते हैं हम लोग। सेव, और इस क्लास को हम लोग सेक्शन में ऐड कर देते हैं। हम लोग का सेक्शन है, जिससे कि हम लोग का वो बैकग्राउंड आ जाएगा। सेव, बैकग्राउंड आ चुका है। अब इमेज भी आ चुका है, हम लोग को बस कंटेंट चाहिए, तो इस वाले सेक्शन में हम लोग कंटेंट डालते हैं। कंटेंट में हम लोग के पास एक पैराग्राफ चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने इसमें बनाया था, इस पार्ट में हम लोग बनाया था, या आईब्रो टेक्स्ट कंटेंट, हम लोग एक आईब्रो टेक्स्ट लेते हैं। हालांकि यहाँ पे सिंपल पैराग्राफ डालता हूँ पहले, पैराग्राफ, जो कि पैराग्राफ है, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। ओके, इसके बाद एक हेडिंग है, जो हेडिंग है वो 45 है, यानी कि H2 की, ठीक है, कंट्रोल सी। हम लोग H2 मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, बट H1 को सिंपल सिर्फ एक बार यूज करेंगे किसी एक पेज में, क्योंकि वो SEO रिलेटेड होता है। H1 को हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, H1 को मल्टीपल टाइम, हम लोग H2 को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, बट H1 को नहीं। इसके बाद कुछ कंटेंट है, कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ, पैराग्राफ, इसके बाद एक एंकर टैग है, तो मैं एंकर टैग यहीं से निकाल लेता हूँ। सेव, ओके, तो ये इस साइड आ चुका है, क्योंकि तो देख सकते हैं फ्रेंड कि हम लोगों ने 6 में लिया था, तो ये दोनों को साइड बाय साइड आना चाहिए, बट ये ड्रॉप हो रहा है, क्यों मुझे नहीं पता। लेट्स सी, मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, और एक रो है जिसके अंदर 2 कॉलम मैंने दे रखे हैं, 1 2। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, क्लास को मैंने कोल की जगह पे कॉम कर दिया है, तो मुझे इसे बस कोल करना है, तो ये 1 बाय 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने ध्यान नहीं दिया, इसे हम लोगों को कॉल करना होगा, सेव। तो अब देख सकते हैं कि ये 1 बाय 1 आ रहा है, ठीक है। बट अब एक चीज मैं और बताऊं, ये दोनों वर्टिकली सेंटर नहीं आ रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सेंटर नहीं है। हॉरिजॉन्टली तो ठीक है, कुछ इस तरह से है, बट मॉकअप में देखें तो ये हॉरिजॉन्टली लेफ्ट लाइन है, बट वर्टिकली सेंटर लाइन है इस इमेज के कंपेयर में, दोनों में। तो करना ये होगा कि हम लोग को रो में अलाइन आइटम सेंटर डालना होगा। एक क्लास ऑलरेडी बना होता है अलाइन आइटम सेंटर के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर, क्योंकि ये रो में डिस्प्ले जो फ्लेक्स डायरेक्शन है बाय डिफॉल्ट रो है, तो वहां पे अलाइन आइटम ही सेंटर के लिए काम करेगा। अगर यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होता, तो अलाइन आइटम की जगह पे हम लोग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं। सेव, रिफ्रेश, सी, तब ये इससे अलाइन हो चुका है। तो हम लोगों ने 2 सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है, और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इससे हम लोग और भी डिटेलिंग ऐड करेंगे, और इसके बाद हम लोग फुटर पे वर्क करेंगे, टेस्टिमोनियल और फुटर, और फिर हम लोग इसे मिडिल डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस में करके हम लोग इसे फिनिश कर देंगे। तो इस वीडियो के इस पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए इतना ही फ्रेंड। हम लोग थर्ड पार्ट में इसे कंप्लीट करेंगे, और जो सोर्स कोड है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक फॉर सपोर्ट।